नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 5 के अंतर्गत लगे हुए कवि भवानी प्रसाद मिश्र के ऊपर। भवानी प्रसाद मिश्र पर जब हम बातचीत कर रहे हैं तो जितने भी मैंने तथ्यों को कलेक्ट किया है, एक जगह संकलित किया है, ये सभी तथ्य हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित किताब से लिया गया है। तो एक तरीके से आप सभी नगेंद्र की किताब को भी इस लेक्चर के माध्यम से पढ़ रहे हैं। बाकी भवानी प्रसाद मिश्र से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, उन पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र जिनका जन्म 1914 में हुआ था और निधन 1985 में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र का नाम जैसे ही मैंने लिया, आपके मन मस्तिष्क में सप्तक के कवि जरूर आ गए होंगे, और जो भी विद्यार्थी लगातार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक होमवर्क की तरह है कि भवानी प्रसाद मिश्र का संबंध किस सप्तक से है। अगर वे कमेंट्स करते हैं तो उनका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और मुझे भी लगेगा कि हमारी हर बात पे आप सभी गौर करते हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र से हम परिचय प्राप्त कर रहे हैं। मैंने बताया कि इनका जन्म 1914 में, निधन 1985 में हुआ था। आगे के वीडियो लेक्चर में हम विस्तार से बातचीत करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और किस राज्य में हुआ था, इन पे मैं बातचीत करूंगा। लेकिन नगेंद्र की किताब में जितने तथ्य दिए गए हैं सबसे पहले उनको देख लेते हैं। लिखा गया कि बीए तक शिक्षा पाने के बाद ये पहले कल्पना में संपादक थे। कल्पना पत्रिका, हिंदी साहित्य की परीक्षाओं में ज्यादातर सवाल कल्पना से भी पूछे जाते हैं, और कल्पना शब्द जैसे मैंने प्रयोग किया, आपके मन में आ गया होगा कि ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। बताने की जरूरत नहीं है, हैदराबाद से। और इसके संपादक कौन थे? बद्री विशाल पित्ती। ये पत्रिका उस जमाने में कहानी के पत्रिका के लिए के रूप में जानी जाती थी, ज्यादातर कहानियां छपती थी। तो भवानी प्रसाद मिश्र जहाँ एक तरफ सप्तक से जुड़े हुए थे, वहीं दूसरी तरफ कल्पना जैसी मशहूर पत्रिका से भी इनका संबंध रहा हुआ है। तो कल्पना के संपादक थे। आगे चलकर ऑल इंडिया रेडियो में इन्होंने नौकरी की और अवकाश प्राप्त करने तक संपूर्ण गांधी वांग्मय के संपादक मंडल में रहे। बदलते हुए पैटर्न में ये जो पहला पॉइंट दिया गया है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि छोटे छोटे तथ्यों के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र से संबंधित सवाल बन जाए। जैसे कि किस सप्तक से जुड़े हुए थे, कल्पना पत्रिका के संपादक थे, ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी किए थे, इसके बाद संपूर्ण गांधी वांग्मय के संपादक मंडल में भी रहे। ये छोटे छोटे तथ्य हैं, आप सभी को कहानी के रूप में याद करना है। अगला जो तथ्य है कि ये सहज संवेदना के कवि हैं। मान लीजिए एक कथन आ जाए कि किसके संदर्भ में बात कही जा रही है, तो तुरंत आपके मन में आ जाएगा कि भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में बात कही गई है कि ये सहज संवेदना के कवि हैं। किसने कहा है? नगेंद्र की किताब से इसको आप जोड़ सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र अगर ऑप्शन में रहता है तो यहाँ से सही हो जाएगा। बाकी भवानी प्रसाद मिश्र की कविता या फिर उनके काव्य व्यक्तित्व के बारे में ये पंक्ति बहुत कुछ कह रही है कि ये सहज संवेदना के कवि हैं। कवि की संवेदना कहीं तो बहुत सूक्ष्म और आत्मगत है, जैसे कमल के फूल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख आदि में, और कहीं बहुत प्रत्यक्ष और परिवेश संपृक्त है, जैसे सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश आदि कविताओं। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसमें भवानी प्रसाद मिश्र की कुछ कविताओं का जिक्र किया गया है जो कि पूछा जा सकता है। प्रश्न इस तरीके से बन रहे हैं कि निम्नलिखित में से लेखक की कौन कौन सी रचनाएं हैं, और 4 ऑप्शन दे दिए जा रहे हैं, फिर नीचे भी ऑप्शन दिए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि 1 सही है, 2 सही है, 2 सही है, 3 सही है। इस तरीके से सवाल बन रहे हैं। तो इन रचनाओं को ध्यान में रखना है। कमल के फूल, इस समय वर्तमान में ये कविता पूछी जा सकती है कि किसकी है। कमल के फूल, कमल का फूल खास प्रतीक के तौर पर भी हम जानते हैं। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो हो सकता है कि किसी एक्सपर्ट के मन में आ जाए और सवाल पूछ दे कि कमल के फूल किसकी रचना है या फिर किसकी कविता है। तो जो भी विद्यार्थी इस लेक्चर को देख रहे होंगे वो तुरंत बता देंगे कि भवानी प्रसाद मिश्र का है। इन रचनाओं के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र की संवेदना की तरफ संकेत किया गया है। इसके बाद जो रचना है, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, इसमें सूक्ष्म संवेदना व्यक्त की गई है।
और इसी तरीके से अन्य और रचनाएं जैसे सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश। इसमें से गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल, ये दो रचनाएं आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई हैं, जिन पर कि हम विस्तार से आगे बात करेंगे। आगे इस बुक में दिया गया है कि कवि की सहजता, सघन अनुभूति तथा संयत अभिव्यक्ति के क्षणों में जहां अत्यंत सुंदर काव्य की सृष्टि करती है, वहीं फार्मूलाबद्ध आदर्शवादिता अनुभूति के सतहीपन तथा अभिव्यक्ति के तुकांतवादी विस्तार की अवस्था में सामान्य काव्य की असाधारण और स्नेह सफत जैसी उनकी कविताएं हैं जो सामान्य है। इन कविताओं को भी ध्यान में रखना है कि असाधारण और स्नेह सफत नाम की कविता किसकी है। इसमें बताया गया कि कवि की सहज सघन अनुभूति और संयत अभिव्यक्ति तो है, इससे भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सुंदर बनती है। और साथ में बताया गया कि फार्मूलाबद्ध आदर्शवादिता अनुभूति के सतहीपन तथा अभिव्यक्ति के तुकांतवादी विस्तार की अवस्था में भी सामान्य काव्य की तरह कुछ कविताएं लिखी गई जिनमें असाधारण और स्नेह शपथ नाम की कविताएं प्रमुख रूप में है। आगे बताया गया कि उनकी भाषा और अभिव्यक्ति में लोक जीवन का प्रभाव है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं की खास विशेषता है लोक जीवन से जुड़ाव। इनकी कविताओं में आप देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे गीत फरोश तो इसमें भी लोक जीवन दिखेगा, सतपुड़ा के जंगल उसमें भी लोक जीवन दिखेगा, क्योंकि ये दोनों कविताएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं। तो उम्मीद है कि इन बिंदुओं के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र से आप सभी परिचित हो गए होंगे कि आखिरकार भवानी प्रसाद मिश्र किस तरीके की कविताएं लिखा करते थे। संवेदना से युक्त कविताएं हुआ करती थी और लोक जीवन से जुड़ी हुई कविताएं थी। भवानी प्रसाद मिश्र न सिर्फ केवल कवि के तौर पर तार सप्तक से जुड़े हुए थे, यानी सप्तक से जुड़े थे, बल्कि ये संपादक के रूप में भी अहम भूमिका निभाए। यहाँ पर दो तरीके के संपादक की चर्चा यहाँ पर हो रही है। एक कल्पना का इन्होंने संपादन किया और दूसरा संपूर्ण गांधी वांग्मय के संपादक मंडल में भी रहे। आगे हम और विस्तार से भवानी प्रसाद मिश्र पर बात करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 ईस्वी में टिगरिया गांव होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर हुआ था। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, ईदम नमम आदि प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसमें से आप देख रहे हैं कि प्रायः सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख इत्यादि रचनाएं परीक्षाओं में, अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप देखे होंगे तो वहां पर ये रचनाएं आपको जरूर देखने को मिली होंगी। अगर प्रमुख सम्मानों की बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार और पद्मश्री से अलंकृत किया गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इनको साहित्य अकादमी किस रचना पर मिला हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि सन 1972 ईस्वी में अब बुनी हुई रस्सी, जो कि काव्य विधा के अंतर्गत है, इस पर भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी मिला हुआ था। और भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला, और अगर किसी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है तो जाहिर सी बात है कि वो रचना परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी अन्य रचनाओं को भी इनके ध्यान में रखिए। भवानी प्रसाद मिश्र का निधन 1985 ईस्वी में हो गया। भवानी प्रसाद मिश्र जो हिंदी साहित्य में इसलिए जाने जाते हैं, वो है उनका सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी, उनमें भवानी प्रसाद मिश्र का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले भवानी प्रसाद मिश्र जी ने गांधी वांग्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच एक पुल का काम किया। यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि भवानी प्रसाद मिश्र के ऊपर गांधी जी का खासा प्रभाव था और यही प्रभाव उनको गांधी वांग्मय नाम से पुस्तक लिखने पर विवश किया और उन्होंने कई खंडों में गांधी वांग्मय नाम से संपादन किया। और इस तरीके से
कविता और गांधी जी को जोड़ने का भी प्रयास किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चश्मे की लय से भी जुड़ता है। इसीलिए भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी भी कहा गया है। ये जो पॉइंट है आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर सवाल आ जाए कि कविता का गांधी किसे कहा गया है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। तो कविता का गांधी आपके दिमाग में बैठ गया होगा। आगे बात करते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविताओं में बोल चाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब लगती है। लोक मतलब जन के, आम जनजीवन के आसपास की कविता को ही वो अपना एक तरीके से विषय वस्तु बनाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। बोलचाल के गद्यात्मक भले लगते हों, लेकिन वो कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता रखते हैं अपने शैली के अनुसार। और उसका कारण है कि सहज और लोक के करीब विषय वस्तुओं को उठाते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। जैसे आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। ये भवानी प्रसाद मिश्र की खास विशेषता है, सहजता और लोक के अधिक करीब रखने की उनकी जो चातुर्यता है, जो उनकी प्रतिभा है। आगे और बात करें तो वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिसमें प्रौढ़ प्रेम की कविताएं मुख्य रूप से हैं। और इन कविताओं के माध्यम से श्रृंगारिकता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम व्यंजना को अभिव्यक्त किया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र नई कविता के दौर के कवियों में गिने जाते हैं और यहाँ व्यंग्य और क्षोभ भरपूर है इनकी कविताओं में, लेकिन वह प्रतिक्रिया परक न होकर सृजनात्मकता है। यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र नई कविता के दौर के कवियों में शामिल हैं और इनकी कविता में भी ठीक वैसे ही नागार्जुन, जैसे नागार्जुन की कविताओं में व्यंग इत्यादि आपको देखने को मिलता है, उसी टाइप से यहाँ पर भी है। लेकिन वो व्यंग प्रतिक्रिया के रूप में नहीं है, बल्कि वो उनकी रचनात्मकता है, उनकी सृजनशीलता को ही प्रकट करता है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। तो ये कुछ ऐसे तथ्य थे जो भवानी प्रसाद मिश्र से जुड़े हुए थे। उम्मीद है कि आपके दिमाग में सतह दर सतह वो सारे तथ्य बैठ गए होंगे। अब आपको केवल शॉर्ट में रिवीजन करने की जरूरत है या फिर इन ध्वनियों को पकड़ कर रखने की जरूरत है।